आज की सबसे बड़ी खबर है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर है, ईडी। सोचिए, ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी है। तमाम सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता हों या आम लोग हों, वो सवाल उठा रहे हैं कि ईडी ने इसलिए क्लीन चिट दी है क्योंकि उसी चंद्रबाबू नायडू के विधायक सांसदों के दम पर ही नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। तो सोचिए, सत्ता कैसे लोगों को सरकार बदनाम करती रही, और ये सब कांग्रेस का दिया धरा है जो बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इसी तरह से जब कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही तो चुन चुन कर दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया, जेल में डाला, उनको जांच किया और उनको बढ़ने नहीं दिया गया। चाहे वो लालू यादव हों, शिबू सोरेन हों, चाहे मायावती जी हों, मुलायम सिंह यादव हो, सब कांग्रेस के दौर में तबाह किए गए, बर्बाद किए गए। यहाँ तक कि कई बार तो करुणानिधि को भी बर्बाद किया गया। इसको समझिए ऐसे, जैसे देखिए अभी चंद्रबाबू नायडू को, जब चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन में थे और जब जगन मोहन रेड्डी वहाँ सरकार में थे आंध्र प्रदेश में, और बीजेपी के सारे बिल पास करा रहे थे, तब तक चंद्रबाबू नायडू विलेन थे, भ्रष्टाचारी थे, उनको जेल में डाल दिया गया। और जैसे ही उस सत्ता में उनकी वापसी हुई और उनके दम पर अब ये सरकार चल रही है, क्या मजाल है कि एक उनका बाल बांका कर दे कोई। अब ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। आज के डेट में नीतीश कुमार पर सरकार चल रही है, उनका कुछ नहीं अब बिगाड़ सकते हैं। चिराग पासवान के दम से सरकार चली तो उनका कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के दौर में क्या होता था, कांग्रेस आरजेडी या बीएसपी या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं होती थी, उसकी अपनी केंद्र में सरकार होती थी। और वो चाहती थी कि इन नेताओं को जब तक बर्बाद नहीं किया जाएगा तब तक हम और मजबूत नहीं होंगे। लेकिन अलग बात है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में कांग्रेस की हैसियत खत्म हो गई। तो जब भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं पर आरोप लगे, वो समाज उनको भ्रष्ट और बेईमान मान लेता है। आप ऐसा मत कीजिए। लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सबको बदनाम किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश का एक भी एससी, एसटी, ओबीसी या किसान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कोई कर्मचारी, अधिकारी, मुझे हजारों अधिकारी कर्मचारी फोन करते हैं किस तरह से उनका सीआर खराब किया जाता है, किस तरह से उनको बदनाम किया जाता है, किस तरह से उनको प्रमोशन नहीं होता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपके लिए नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल है। आप टीचर हो, चपरासी हो, जज हो, कलेक्टर हो। जस्टिस कर्नन याद है, जस्टिस कर्नन को जेल में डाला गया। बहुत सारे इनकम टैक्स, आईआरएस, तमाम लोगों पर तुरंत आरोप मर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है और हम लोग मान लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद है और जब तक सबको बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक इस देश में दो जगह पर, एक जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक जज नहीं होंगे बराबर की संख्या में, जब तक इस देश में मीडिया में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के पत्रकार, संपादक और उनका मीडिया हाउस नहीं होगा, और जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, चाहे चपरासी हो चाहे चीफ जस्टिस हो, इन सब जगहों पर जब तक एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों की संख्या बराबर नहीं होगी, तब तक आपके लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित उनको किया जाएगा जो इस सिस्टम में जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, आप खेती कर रहे हैं, आप बैल पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप चमड़े के छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप अपने जातिगत पेशा में, जो जाति आपकी बनाई गई थी मजदूरी, खेती करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, जिसमें न पैसा है न मान सम्मान है, और आप गरीब हैं, तब तक आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। अब जातिवाद तब होगा जब आप लोहे का भी काम कर रहे हो और आप बड़े व्यापारी बन गए, लकड़ी के बड़े व्यापारी बन गए, चमड़े का बड़े व्यापारी बन गए, आप रियल एस्टेट में चले गए, आप खाने पीने का बड़ा व्यापारी बन गए। जो जातिगत पेशा था उसमें भी अगर बड़े व्यापारी बन गए, तब आपके साथ जातिवाद होगा। अरे ये तो बड़ा कैसे हो जाएगा, इसकी तो जाति ये थी, इसको तो ये काम करना है। अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, सिनेमा में चले गए, अभी कहा है कोंकणा सेन ने, जातिवाद होता है। घायवान के साथ जो मसान के डायरेक्टर थे उनके साथ जातिवाद हुआ। दिव्या भारती के साथ क्या हुआ। आप क्रिकेटर्स बन जाएंगे, विनोद कांबले, सूर्य कुमार यादव की तरह लंबे समय तक आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है। जो लोग बड़े भोले हैं, वो लोग जो कहते हैं कि मेरे साथ जातिवाद नहीं हो रहा है, अरे जातिवाद तब होगा ना जब आप सिस्टम में जाओगे,
तो अगर आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में अगर आप सिस्टम में, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब जातिवाद पढ़े लिखे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और पढ़े लिखे की जिम्मेदारी है, जो सिस्टम में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। सोचिए, जेल में जाति देखकर काम दिया जाता है। इस जेल के 90 महामहिम राष्ट्रपति ने कहा इस जेल में 90% लोग कौन भरे हुए हैं? हीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल चले जाते हैं, वो हीरा चोरी के आरोप में बच जाते हैं, या वो कानून का इस तरह से पेचीदा इस्तेमाल करते हैं और संजोग से कोई दलित पिछड़ा है उसको तुरंत सजा मिल जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो ये सिस्टम जातिवादियों से भरा हुआ है, मनुवादियों से भरा हुआ है और ये तब ठीक होगा जब हर जगह लोग सिस्टम में आएंगे और ये तब ठीक होगा जब संविधान लागू होगा। झारखंड में चुनाव होने वाला है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है, निशिकांत दुबे हैं, ये रोज हेमंत सोरेन पर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। अब वो उनको एक आदिवासी डीएम नहीं पच रहा है, एक आदिवासी डीएम को वो हंसेरी कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, फेसबुक पर, ट्विटर पर। सोचिए कलेक्टर को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप मूल निवासी हैं, SC ST OBC हैं। तो इस देश के सिस्टम को समझिए और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को, SC ST OBC को ताकतवर होना चाहिए। आपको राजनीति में आना पड़ेगा, वहीं से हर ताले की चाबी है राजनीति। तो महाराष्ट्र में, झारखंड में दलित पिछड़ों को अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बनानी चाहिए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है कि झारखंड में कोई पिछड़ा या कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल बीजेपी यहाँ कोई OBC तो मुख्यमंत्री घोषित करने की हिम्मत करेगी नहीं, जनरल कैटेगरी तो दूर की बात है। वो सस्पेंस रखेंगे ताकि आदिवासी वोट में टूट पड़े। हेमंत सोरेन लगातार पॉपुलर हुए हैं, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, फिलहाल तो उनका अल्टरनेट नहीं है। सुदेश महतो को आगे बढ़ाया जा सकता है, आजसू को देखते हैं क्या होता है, लेकिन समय तो आ गया है। दलित पिछड़े ही, पार्टी अब कोई भी हो, सरकार तो दलित पिछड़ों की ही रहेगी, दलित पिछड़े ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फर्क इतना है कि वो सोशल जस्टिस को कितना जानता है, जास्टिस सिस्टम को समझता है कि नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी को समझता है कि नहीं। लालू यादव समझने लगे, नीतीश कुमार समझने लगे, स्टालिन समझने लगे, ये अनुभव से आता है। बहुजन समाज के नेताओं ने यही गलती की, उन्होंने अपने बच्चों को संसद विधायक पहले बना दिया, आइडियोलॉजी नहीं समझाई। जिस दिन आइडियोलॉजी समझ जाएंगे सत्ता चलेगी। रही बात महाराष्ट्र चुनाव की, तो महाराष्ट्र में भी लबोलुआब यही स्थिति है कि इस बार OBC का मुख्यमंत्री वहां बीजेपी घोषित कर सकती है। ये बड़ा खेल है, शरद पवार का एक छत्र राज है, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी की नई पॉलिसी है कि OBC का मुख्यमंत्री बनाया जाए। OBC हर राज्य में 40 से 50% उसकी आबादी है। जैसे अभी हरियाणा में नायब सिंह सैनी OBC मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है और इस वजह से उनको फायदा होता दिख रहा है। तो हरियाणा में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है सब। तो इस देश में SC ST OBC को बहुत समझदारी से वोट करना चाहिए और आपको नौकरियां चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आपको राजनीतिक रूप से सचेत होना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को चुनना पड़ेगा। सिर्फ जाति के नाम पर मत चुन लीजिए, कम से कम ऐसे लोग को चुनिए जिन्होंने तकलीफें उठाई हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया हो, जिनको जातिवाद पता हो, जिनका जातिवाद में मर्म भीगा हुआ हो। शरद यादव जैसे लोग हों, लालू यादव जैसे लोग हों, रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग हों, सोनीलाल पटेल जैसे लोग हों, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोग हों, मायावती जी जैसे लोग हों, जगदेव बाबू जैसे लोग हों, जो बहुजन वैचारिकी को नहीं जानते हैं, वो आपका भला नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराज झारखंड में चुन चुन कर ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी दुख तकलीफ को जानते हो। शरद यादव कहते थे संसद में कि जब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सत्ता में आता है तो वो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात करता है, वो लोगों की विकास की बात करता है, वो धर्म की राजनीति नहीं करता है, वो जाति की राजनीति नहीं करता है, वो स्कूल अस्पताल की राजनीति करता है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए एक फेज में चुनाव है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोग हमें राय दे सकते हैं, हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे कि झारखंड में और महाराष्ट्र में क्या होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ प्रकाश अम्बेडकर भी हैं, BSP भी है, उनका गठबंधन भी हो सकता है और मिली जुली सरकार सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन फिलहाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।